वेरी वार्म वेलकम टू अरिहंत एकेडमी। अरिहंत एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे मैं प्रवीण मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि इस छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कैसे हुआ, क्या-क्या संघर्ष रहा इस छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पीछे, कैसे इस छत्तीसगढ़ राज्य का जो नक्शा है वह स्वतः स्पष्ट होता है, कैसे छत्तीसगढ़ की सीमाएं निर्धारित की जाती हैं, ये सारी चीजें हम आज की कक्षा में देखने वाले हैं। आप ये हेडिंग देख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। ठीक है, 1778 से लेकर के हम लोग 1 नवंबर 2000 तक की बात करेंगे इस क्लास में। ठीक है, 1778 में ऐसा क्या हुआ था उसको देखते हैं। तो 1778 में क्या हुआ था, आपका कोटपाड़ की संधि हुई थी। 1778 में कोटपाड़ की संधि, ठीक है, ट्रीटी ऑफ कोटपाड़ होती है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से याद होगा अगर आप पहला जनजातीय विद्रोह 1774 हल्बा विद्रोह के बारे में थोड़ा भी याद कर पा रहे हैं तो ये पूरा हल्बा विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, 1774 में स्टार्ट होता है। अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच में हल्बा विद्रोह स्टार्ट होता है। तो दरियादेव क्या करते हैं, कोटपाड़ की संधि करते हैं। किसके किसके मध्य कोटपाड़ की संधि करते हैं, तो वो अंग्रेजों, ठीक है, मराठा और जो जयपुर के शासक है विक्रमदेव, इनके साथ ट्रीटी साइन करते हैं कोटपाड़ की। और इसी के कोटपाड़ की संधि का परिणाम क्या होता है कि जो बस्तर आपका स्वतंत्र अस्तित्व रखा करता था वो अब मराठों के अधीन हो गया। ठीक है, 59,000 प्रतिवर्ष की टकौली तय कर दी गई। ठीक है, तो मराठों के अधीन जाकर के कोटपाड़ की संधि हुई है। कोटपाड़ की संधि का रिजल्ट हुआ कि जो काकतीय वंश स्वतंत्र हुआ करता था अब वो मराठों के अधीन हो गया। ठीक है, कोटपाड़ की संधि का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में बस्तर सम्मिलित हुआ। ठीक, इसके बाद 1818 आता है। 1818 में क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल होता है, मराठा ही शासन कर रहे होते हैं। ठीक है, मराठा ही शासन कर रहे होते हैं, लेकिन रघुजी तृतीय क्या है, अल्पवयस्क है। रघुजी तृतीय जो है माइनर है, वो रूल कर पाने में अभी सक्षम नहीं है। तो इसलिए अंग्रेज क्या बोलते हैं कि हम आपके राज्य की देखरेख करेंगे। उसके लिए 1818 से लेकर के 1830 तक अंग्रेज आते हैं और अंग्रेजों ने यहाँ पर कंट्रोल किया चीजों को। ठीक है, नियम कानून बनाए, कुछ बहुत सारे प्रशासनिक अमूलचूल परिवर्तन किए। ठीक है, कई सारे परिवर्तन किए और ये ब्रिटिशर्स का कंट्रोल रहा। इसके बाद फिर आप आगे आते हैं तो 1854 आ जाता है। ठीक है, 1854 आता है और इस 1854 में आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो डलहौजी चाचा आते हैं, डलहौजी चाचा आते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को आप हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को आप इस और नाम से जानते हैं, हड़प नीति के नाम से जानते हैं। तो अपने को पता है कि उस समय जो छत्तीसगढ़ है वो किसके कंट्रोल में होता था, मराठों के कंट्रोल में होता था। मराठा शासक जो थे वो कौन थे, रघुजी तृतीय थे। रघुजी तृतीय जो थे उनकी निसंतान मृत्यु हो गई थी, उनकी कोई स्वयं की संतान नहीं थी। तो डलहौजी की हड़प नीति ये कहती थी कि अगर आपकी स्वयं की संतान नहीं है तो आप किसी को भी उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। तो बाय डिफॉल्ट आपका जो साम्राज्य है, आपका जो क्षेत्र, आपका जो एरिया है वो किसको मिल जाएगा, वो ब्रिटिशर्स को मिल जाएगा। तो डलहौजी की हड़प नीति के तहत मराठों का ये जो नागपुर वाला साम्राज्य था जिसमें छत्तीसगढ़ भी इंक्लूडेड था वो किसको मिल गया, वो ब्रिटिशर्स को मिल गया। ठीक है, और इसी के तहत आपका क्या हुआ कि 1861 2 नवंबर 1861 को क्या किया गया, सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया। ठीक है, सीपी मतलब क्या हो जाएगा आपका सेंट्रल प्रोविंस। सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ और इस सेंट्रल प्रोविंस की जो राजधानी थी वो क्या थी, नागपुर थी। इस सेंट्रल प्रोविंस के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में भी चर्चा कर चुका हूं। तो जो वर्तमान समय में अगर आप सेंट्रल प्रोविंस को देखेंगे तो इसमें पूरा का पूरा महाराष्ट्र आता था, पूरा मध्य प्रदेश आता था, पूरा छत्तीसगढ़ आता था और सम फ्रिंजेस ऑफ उड़ीसा भी शामिल था। हमको उतना जानने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ कहां-कहां पे कैसे-कैसे लाई कर रहा है। ठीक है, तो 1861 में मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ को मिला दिया जाता है और छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का निर्माण कर दिया जाता है। ठीक है, इन 3 जिलों को कंट्रोल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या होता है, 1862 में मध्य प्रांत में आपका 5 संभाग बनाए जाते हैं। मध्य प्रांत में आपके 5 डिवीजन्स बनाए जाते हैं। उन्हीं 5 संभागों में से एक संभाग आपका क्या बनता है, छत्तीसगढ़ भी बनता है इन द ईयर 1862। संभाग को, डिवीजन को कमिश्नरी भी कहा जाता है। एक बार असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए छत्तीसगढ़ को कमिश्नरी का दर्जा कब दिया गया, और हम लोग बहुत सोच में डूब गए, ये कब पूछ दिया छत्तीसगढ़ को कमिश्नरी का दर्जा, 1862। इसका आंसर क्या है, 1862 में छत्तीसगढ़ को कमिश्नरी का दर्जा दिया गया। कमिश्नरी की बात करें तो यहाँ पे ये भी याद कर लेते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के फर्स्ट कमिश्नर थे, फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर थे, तो छत्तीसगढ़ के फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर कौन थे,
चार्ल्स सी इलियट। ठीक है, इनकी नियुक्ति 1854 में हुई थी। 1854 से लेकर के 1862 तक ये छत्तीसगढ़ का प्रशासन देख रहे थे। चार्ल्स सी इलियट छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आप सभी को पता है कि 1905 में क्या होता है, 1905 में बंगाल विभाजन होता है आपका। ठीक है, बंगाल विभाजन होने से आपका जो ये छत्तीसगढ़ वाला मैप है, ये जो सी हॉर्स की आकृति वाला मैप है, यह स्वतः स्पष्ट होता है। ठीक है, ये अपने आप स्पष्ट हो जाता है। इस मैप को किसी ने ड्रॉ नहीं किया। ठीक है, इस मैप को किसी ने ड्रॉ नहीं किया। बंगाल डिवीजन से क्या होता है कि यहाँ पे जो संबलपुर रहता है, ये संबलपुर चला जाता है उड़ीसा क्षेत्र में, और ये जो सरगुजा संभाग के अंतर्गत 5 रियासतें हैं, वो आ जाता है आपका छत्तीसगढ़ में। तो ये जो सी हॉर्स वाला शेप है, अगर आपसे कभी कोई पूछ दे कि जो छत्तीसगढ़ की आकृति है, छत्तीसगढ़ की आकृति कैसी है, पहले तो छत्तीसगढ़ की आकृति है सी हॉर्स के जैसे। कैसे? समुद्री घोड़े के जैसे। तो इस समुद्री घोड़े वाली आकृति कब स्पष्ट हुई, कब क्लियर हुई, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कब स्पष्ट हुई है। 1905 में स्पष्ट हुई। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अभी तक किसी ने इसको ड्रॉ नहीं किया है। 1905 में ये मैप बस क्लियर हो गया है। ठीक है, तो इसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी। कोई व्यक्ति आए जो इस मैप को बनाने का काम करे, तो आ जाता है आपका 1918। ठीक है, 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा कहां से बिलोंग करते हैं, तो याद रखिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा राजिम से बिलोंग करते हैं। राजिम से संबंधित पंडित सुंदरलाल शर्मा आते हैं और अपनी दूरदृष्टि प्रकट करते हैं। ठीक है, अपना विजन प्रस्तुत करते हैं, और ये क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ का मैप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैप ड्रॉ किया गया पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। ये जो मैप है छत्तीसगढ़ का, इसको सर्वप्रथम किसने ड्रॉ किया, तो इसको सर्वप्रथम पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ड्रॉ किया। 1918 में ही उन्होंने सोच लिया था कि छत्तीसगढ़ एक पृथक राज्य होना चाहिए, छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र राज्य होना चाहिए। ठीक है, हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम छत्तीसगढ़ पढ़ें, कि हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ें, कि हम मैथ्स पढ़ें, कि हम रीजनिंग पढ़ें। उस समय पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ये डिसाइड कर लिया कि छत्तीसगढ़ क्या होना चाहिए, आपका एक पृथक राज्य होना चाहिए, एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए। तो इन द ईयर 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ का मैप ड्रॉ करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पंडित सुंदरलाल शर्मा कहां से संबंधित हैं, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा राजिम से संबंधित हैं। बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यकार पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा, फर्स्ट ड्रीमर ऑफ छत्तीसगढ़, फर्स्ट इमेजिनर ऑफ छत्तीसगढ़, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की कल्पना की, संकल्पना की। ठीक है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट स्वप्न दृष्टा व संकल्पना, जिन्होंने कल्पना की। ठीक है, इसके बाद कहानी आती है 1924 की। ठीक है, बीच में कहानी छुटी हुई है, 1924 याद रखिएगा। 1924 में ऐसा क्या होता है, तो 1924 में रायपुर जिला परिषद, ठीक है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या करता है, स्टेट कांग्रेस के सामने छत्तीसगढ़ को पृथक कराने की मांग रखता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि रायपुर जिला परिषद द्वारा, रायपुर जिला परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ की क्या की गई, मांग रखी। ठीक है, ये याद रखिए। इसके बाद आता है 1925। ठीक है, 1925 की क्या कहानी है, तो 1925 में क्या होता है आपका कि छत्तीसगढ़ सुधी संघ की स्थापना होती है। छत्तीसगढ़ सुधी संघ ना, उस टाइम के जो इंटेलेक्ट लोग हैं, जैसे कि आप वकील बोल सकते हैं, जमींदार, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं, छत्तीसगढ़ सुधी संघ। तो ये छत्तीसगढ़ सुधी संघ डायरेक्टली तो छत्तीसगढ़ को पृथक कराने के लिए कुछ काम नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली छत्तीसगढ़ को पृथक कराने के लिए बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की सुध बुध लेने के लिए, छत्तीसगढ़ का केयर करने के लिए, छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन धरोहर है उसकी रक्षा करने के लिए छत्तीसगढ़ सुधी संघ का गठन होता है। और इसके जो प्रधानमंत्री हैं, इसके जो मंत्री बोल लीजिए, सचिव बोल लीजिए, वो थे आपके पंडित शिवदास पांडे। ठीक है, पंडित शिवदास पांडे आपके इसके प्रधानमंत्री सचिव कहलाए। ठीक है, छत्तीसगढ़ सुधी संघ। फिर 1939 आता है। 1939 का सबसे फेमस चीज है त्रिपुरी सेशन।
हर कोई इसको इंडियन हिस्ट्री में पढ़ता है, ठीक है। त्रिपुरी अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे हर बार क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, जिसमें गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित जो अध्यक्ष थे आपके पट्टाभी सीतारामैया, इनको हरा करके सुभाष चंद्र बोस ने अपना अध्यक्ष पद बरकरार रखा था, लेकिन गांधी जी के विचारों से मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया था, रिजाइन मार दिया था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद आपके क्या बनते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। ये घटना घटित हुई है त्रिपुरी अधिवेशन में। त्रिपुरी अधिवेशन का छत्तीसगढ़ निर्माण या छत्तीसगढ़ के गठन में क्या रोल है, तो वही व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ का सबसे पहले सपना देखा, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। तो वो त्रिपुरी अधिवेशन में खड़े होते हैं, हाथ ऊपर करते हैं और बोलते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ कब बने, ठीक है, हमारा छत्तीसगढ़ ला स्वतंत्र राज्य, हमारा छत्तीसगढ़ ला पृथक राज्य कब बना, ठीक है। तो 1939 में इतना कॉन्फिडेंस पंडित सुंदरलाल शर्मा की त्रिपुरी अधिवेशन में उन्होंने ये बात रखी, पृथक छत्तीसगढ़ की बात रखी। तो ये याद रखिएगा, त्रिपुरी अधिवेशन में क्या हुआ था, पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई, मांग रखी गई, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, इससे भी बात आपकी बनी नहीं, इससे बात बनी नहीं। तो इसके बाद क्या किया गया, जो राजनांदगांव से संबंधित है हमारे ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है, राजनांदगांव से संबंधित कौन है, ठाकुर प्यारेलाल। तो वो ठाकुर प्यारेलाल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ठीक है, 1946 में, 1946 में एक संगठन बनाते हैं ठाकुर प्यारेलाल। कहां से संबंधित है, कहां पे बनाए हैं, तो ये बनाया गया है राजनांदगांव में, और वो राजनांदगांव से ही संबंधित है पंडित ठाकुर प्यारेलाल। उनको क्या करना था, छत्तीसगढ़ के लोगों को शोषण से बचाना था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के लोगों का जो शोषण हो रहा था, इस शोषण का विरोध करना था। तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन करते हैं। किसका गठन करते हैं, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का, ठीक है। तो इससे पहले छत्तीसगढ़ को अलग कराने के लिए कोई भी एक प्रॉपर संगठन नहीं था। छत्तीसगढ़ सुधी संघ हालांकि संगठन था, लेकिन वो छत्तीसगढ़ को डायरेक्टली अलग कराने के लिए कोई भी आंदोलन, कोई भी प्रपंच नहीं किया, ठीक है। छत्तीसगढ़ के धरोहर की रक्षा करने के लिए उन्होंने काम किया है आपका। लेकिन ये पहला ऑर्गेनाइजेशन है छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, जो आपका क्या करता है कि छत्तीसगढ़ को पृथक करने की बात करता है, छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य का दर्जा देने की बात करता है। तो 1946 में ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया, जो कि पहला संगठन था, छत्तीसगढ़ को पृथक कराने से संबंधित आपका पहला ऑर्गेनाइजेशन था, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन था छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, ठीक है। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच के बाद 1947 आ जाता है, 15 अगस्त 1947 भारत सहित आपका छत्तीसगढ़ भी स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। उस समय छत्तीसगढ़ कहां शामिल था, तो उस समय छत्तीसगढ़ आपका मध्य प्रांत व बरार का हिस्सा हुआ करता था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इस समय छत्तीसगढ़ कहां था, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत तो था ही 1937 में, बरार को भी इसमें मिला दिया गया था। तो अब छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत व बरार राज्य का हिस्सा हुआ, ठीक है। कब, 15 अगस्त 1947 आजादी के समय। फिर वही कहानी आती है कि 552 रियासतों को भारत संघ में विलय कर दिया गया। उस समय हमारे पास कितने थे, 14 रियासतें थी। हमारे पास रियासतों की संख्या कितनी थी, कितने स्टेट से, तो हमारे पास 14 स्टेट्स थे। 1948 में इन 14 रियासतों का क्या किया जाता है, छत्तीसगढ़ में मर्जर कर दिया जाता है। 1 जनवरी 1948 को ये सभी 14 रियासतें भारत संघ में मिल गए, ठीक है। प्रशासन के दबाव को कम करने के लिए इन रियासतों को कंसोलिडेट करके हमने क्या किया, 3 जिलों का निर्माण किया। 1948 में आपका उत्तरी क्षेत्र में बना सरगुजा जिला, ठीक है, और आपका मध्य पूर्वी क्षेत्र में बना रायगढ़ जिला 1948 में, और छत्तीसगढ़ के दक्षिण में बना बस्तर जिला 1948 में, ठीक है। तो ये कहानी घटित हुई हमारा 1948 में। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आते हैं हमारे एमएलए रायपुर रामकृष्ण सिंह, ठीक है, एमएलए रायपुर रामकृष्ण सिंह। तो 1955 में ये क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ को अलग कराने का डिमांड रखते हैं। 1955 में इनको क्यों सूझा, क्योंकि 1953 में क्या हुआ था, फजल अली कमेटी का गठन हुआ। अब बोलेंगे फजल अली कमेटी का है,
ठीक है, तो फजल अली कमेटी का गठन हुआ था। फजल अली कमेटी इसलिए बनाई गई थी ताकि इस चीज की जांच कर सके कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों को अलग किया जा सकता है। तो फजल अली कमेटी ने 1956 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की और कहा कि एक भाषा के लिए एक राज्य बनाना थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर भाषाई और धार्मिक सांस्कृतिक समानताएं हैं, ठीक है, होमोजेनिटी है, तो वहां पे आप राज्य बना सकते हैं उन क्षेत्रों को लेकर के, ठीक है। तो इसीलिए 1955 में एमएलए रायपुर ठाकुर रामकृष्ण सिंह क्या करते हैं, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखते हैं। भाषाई आधार पर पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखते हैं कि छत्तीसगढ़िया लोग अपने अलग भाषा, अलग बोली, अपनी अलग संस्कृति रखते हैं, तो इसलिए छत्तीसगढ़ अलग राज्य होना चाहिए। हालांकि ये डिमांड फुलफिल नहीं हो पाई, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये फर्स्ट लेजिस्लेटिव डिमांड था, प्रथम विधायी प्रयास था। इससे पहले कोई लीगल प्रयास नहीं हुआ था, विधानसभा में बात नहीं रखी गई थी, तो प्रथम विधायी प्रयास कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट लेजिस्लेटिव डिमांड, फर्स्ट लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अब हमारी बात तो बनी नहीं, तो फिर 28 जनवरी 1956 को इसी से संबंधित था कि भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाया जा सके, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाया जा सके। तो उसके लिए जो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसके द्वारा किया गया, तो एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी है डॉक्टर खूबचंद बघेल, ठीक है। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल ने क्या किया, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया, ठीक है। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया आपका 28 जनवरी 1956 को, ताकि छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन सके। हालांकि इसका भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। फिर आगे क्या कहानी घटित हुई, तो बीच में आपका 10 साल का ब्रेक आता है, ठीक। अब हम अलग तो करा नहीं पाए, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य का गठन हो गया 1 नवंबर 1956 को। और हमको कहा गया कि हमारा कल्चर, हमारी बोली भाषा मध्य प्रदेश के कल्चर से मिलती है, तो इसलिए आप चुपचाप किसमें शामिल हो जाइए, आप मध्य प्रदेश में शामिल हो जाइए, ठीक है भैया। तो हम लोग कहां शामिल हो गए, हम लोग शामिल हो गए मध्य प्रदेश में। ये ऐसा आपका मध्य प्रदेश में हम लोग शामिल हो गए, ठीक। ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारे छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन है, ये एमपी वाला पोर्शन है, ठीक है। तो हम शामिल हो गए 1 नवंबर 1956 को, कहा, मध्य प्रदेश में शामिल हो गए। इसके बाद फिर थोड़ा सा गैप आता है 10 साल का। इसके बाद 1967 में, ठीक है, 1967 में क्या होता है आपका, छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन का गठन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल, जिन्होंने 1956 में क्या किया था, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया था। उसी छत्तीसगढ़ महासभा को रीऑर्गेनाइज करते हुए अब डॉक्टर खूबचंद बघेल क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन करते हैं, ठीक है। डॉक्टर खूबचंद बघेल, ठीक है। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन, छत्तीसगढ़ महासभा और छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, ये दोनों ही कहां एस्टैब्लिश हुई थी, तो ये दोनों का ही स्थापना हुआ था राजनांदगांव। ये याद रखिएगा, ठीक है, कि दोनों की स्थापना कहां हुई थी, राजनांदगांव में हुई थी। इसके बाद क्या होता है, 1976 इस छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन के जो महासचिव होते हैं, ठीक है, तो इस छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन के जो महासचिव होते हैं द्वारिका प्रसाद तिवारी, 1976 में क्या करते हैं, ब्लड रिजोल्यूशन लेके आते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रक्त संकल्प, इसको हम क्या बोलते हैं, रक्त संकल्प बोलते हैं। किसके द्वारा लेके आया गया था, द्वारिका प्रसाद तिवारी के द्वारा लेकर के आया गया था रक्त संकल्प। इस रक्त संकल्प में एक लेटर तैयार किया गया छत्तीसगढ़ को पृथक करने के लिए, और इसमें खून से हस्ताक्षर करना होता था, ठीक है। जो खून से हस्ताक्षर नहीं कर सकते वो क्या करते थे, अपना अंगूठा लगाते थे खून से। तो ये 1976 में हुआ था रक्त संकल्प, द्वारिका प्रसाद तिवारी के द्वारा लाया गया था, ठीक है। इससे भी बात नहीं बनी तो 1976 में भिलाई से संबंधित शंकर गुहा नियोगी, ठीक है, कहां से संबंधित है, भिलाई से संबंधित है शंकर गुहा नियोगी। ये छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कराना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को मुक्त कराना चाहते हैं, इसलिए अपनी पार्टी का नाम रखते हैं छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। कहां पे स्टैब्लिश किया गया इसको, तो इसको भिलाई में स्टैब्लिश किया गया आपका, ठीक है, जिसने छत्तीसगढ़ को पृथक कराने के में अहम रोल
प्ले किया आपका, ठीक है। इससे भी बात बनी नहीं, इससे बात नहीं बनी तो फिर हम एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया शंकर गुहा नियोगी के द्वारा ही, एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया आपका छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, ठीक है। जब छत्तीसगढ़ को मुक्त नहीं करा पाए, ठीक है, छत्तीसगढ़ को अपने प्रयासों से मुक्त नहीं करा पाए, तो अब बोला कि अब उग्र आंदोलन किया जाएगा, ठीक है, भीषण आंदोलन किया जाएगा, अब संग्राम होगा। तो इसलिए अपनी पार्टी का नाम क्या रखा इन्होंने, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। तो इन दोनों ही पार्टी, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और छत्तीसगढ़ संग्राम मंच के द्वारा शंकर गुहा नियोगी ने छत्तीसगढ़ को पृथक कराने के लिए अहम रोल प्ले किया, ठीक है, अपना अहम योगदान दिया। इससे भी बात बनी नहीं, फिर कहानी आगे बढ़ी तो राजिम के एक संत थे, ठीक है, बहुत बड़े गौ सेवक थे, और गौ सेवा से रिलेटेड जो आपका छत्तीसगढ़ का पुरस्कार है, उस पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता संत पवन दीवान, ठीक है। कहां से संबंधित है संत पवन दीवान, तो राजिम से संबंधित है। 1983 में ही ये भी एक पार्टी का गठन करते हैं जो छत्तीसगढ़ को अलग कराने के लिए काम करती है, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, सेपरेट छत्तीसगढ़ पार्टी। इस पार्टी को जय छत्तीसगढ़ पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो संत पवन दीवान के द्वारा 1983 में आपका क्या किया गया, जय छत्तीसगढ़ पार्टी, उसी को पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना की गई, इसने भी काम किया आपका, ठीक। इसके बाद 1990 चंदूलाल चंद्राकर, ठीक है, बहुत छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े समाज सेवी चंदूलाल चंद्राकर। तो चंदूलाल चंद्राकर ने आपका क्या किया, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच का गठन किया, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच के माध्यम से छत्तीसगढ़ को पृथक कराने का मांग लगातार करते रहे, ठीक है, चंदूलाल चंद्राकर जी। इसके बाद आपका और कहानी आगे बढ़ी, और 1992 अब लगा कि इन पार्टियों को ना, ठीक है, बीजेपी को, कांग्रेस को, ठीक है, इसके अलावा जो रीजनल पार्टीज थी ये अलग अलग जाकर के काम कर रही हैं, शायद इसीलिए सफलता नहीं मिल रही है। अगर ये सभी पार्टी एक साथ संगठित हो जाए, ये सभी पार्टी एक साथ काम करना स्टार्ट कर दें, तो हो सकता है कि हमको बहुत जल्दी आपका छत्तीसगढ़ राज्य मिल जाए। तो इसीलिए 1992 में एक सर्वदलीय मंच बना, सर्वदलीय पार्टी बनी, ठीक है, ऑल पार्टी फोरम, सर्वदलीय मंच। तो इस सर्वदलीय मंच ने छत्तीसगढ़ को पृथक कराने के लिए कई सारे आयोजन किए, कई सारे सभाएं की, और सर्वदलीय मंच। तो 1992 सर्वदलीय मंच का भी गठन हुआ आपका, जिसने क्या किया, छत्तीसगढ़ को पृथक कराने के लिए काम किया, ठीक। 5 अक्टूबर 1993, 5 अक्टूबर 1993 को क्या होता है, तो 5 अक्टूबर 1993 छत्तीसगढ़ महाबंद का आयोजन किया गया। हर एक ठेला टपरी से लेके बड़ी दुकानें, बसें, ठीक है, सारी चीजें बंद रही। छत्तीसगढ़ महाबंद का आयोजन कब हुआ था, 5 अक्टूबर 1993 को हुआ था। इस महाबंद का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा कि 1994 में एक प्राइवेट मोशन भी प्रस्तुत किया गया था एमएलए गोपाल परमार के द्वारा। इसके पहले 1993 में ही आपके विद्याचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल है कौन, तो पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल के पुत्र, पंडित रविशंकर शुक्ल के पुत्र हैं विद्याचरण शुक्ल, जिन्होंने छत्तीसगढ़ संघर्ष मोर्चा का गठन किया, और इसी के साथ छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की जो कवायद थी वो एकदम से तेज हो गई। ऐसा कहा जाता है कि पंडित रविशंकर शुक्ल ने छत्तीसगढ़ को पृथक कराने में अपनी रुचि नहीं दिखाई, ठीक है। वो मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ को इमेजिन करते थे, इसलिए वो छत्तीसगढ़ को एक सेपरेट राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं किया। लेकिन इसको सुधारने का काम किसने किया, इनके पुत्र विद्याचरण शुक्ल, ठीक है, विद्याचरण शुक्ल ने। तो विद्याचरण शुक्ल ने छत्तीसगढ़ संघर्ष मोर्चा के माध्यम से छत्तीसगढ़ को अलग कराने का काम किया, ठीक है। इसके बाद 4 मार्च 1994 को क्या होता है कि जो एमएलए हैं अपने, जो हमारे विधायक हैं गोपाल परमार, ठीक है, तो विधायक गोपाल परमार के द्वारा क्या किया जाता है, मध्य प्रदेश की विधानसभा में, मध्य प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में एक प्राइवेट मोशन, ठीक है, एक अशासकीय संकल्प, एक अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया, ठीक है, एक अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया। जनरली प्राइवेट मोशन, अशासकीय संकल्प जो होता है उसके पास होने के जो चांसेस रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं,
लेकिन विधायक गोपाल परमार के द्वारा जो ये प्राइवेट मोशन प्रस्तुत किया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ को अलग कराने से संबंधित था, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग से संबंधित था, ये सर्वसम्मति से पास हुआ। विधायक गोपाल परमार के द्वारा जो ये संकल्प प्रस्तुत किया गया था, रिजोल्यूशन मोशन प्रस्तुत किया गया था आपका, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ये वादा करते हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य का दर्जा देंगे, वो छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करेंगे, ठीक है। उनकी सरकार बनी भी, लेकिन 13 दिन में ही गिर गई। तो ये जो मध्य प्रदेश ऑर्गेनाइजेशन बिल था, ये वहां तक पहुंच नहीं पाया, ठीक है, ये फाइनलाइज नहीं हो पाया। हालांकि ये मध्य प्रदेश की विधानसभा में पास हो गया था। 1998 में छत्तीसगढ़ को अलग करने के लिए मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है जो पारित हो जाता है, ठीक है। हालांकि ये इससे कुछ काम बना नहीं अपना, इससे काम बना नहीं। तो फिर आगे क्या हुआ कि जब प्रॉपर रूप से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए, तब उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को अब अलग कराने का काम शुरू किया जाए। तो उसके लिए सन 2000 में मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 प्रस्तुत किया गया, ठीक है। इस बिल को आप मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 कहते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी बिल आपका कानून बनने के लिए उसको संसद के दोनों सदनों से पास होना पड़ता है, ठीक है। लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा में जाएगा, इसके बाद प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होगा, इसके बाद ही कोई भी बिल आपका क्या बन सकता है, कोई भी बिल आपका एक्ट बन सकता है, अधिनियम बन सकता है, अधिनियम बन सकता है, ठीक है। तो लोकसभा में ये मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल कब प्रस्तुत किया गया? 25 जुलाई सन 2000 को इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में। किसके द्वारा लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया? तो उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे हमारे लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया गया 25 जुलाई सन 2000 को, ठीक है। इस पे 6 दिनों तक आपका चर्चा हुआ। 6 दिनों तक चर्चा होने के बाद 31 जुलाई 2000 को इसको पास कर दिया गया, ठीक है। 31 जुलाई सन 2000 को इसको लोकसभा से पास कर दिया गया। लोकसभा से जब पास हुआ तो इसको 3 अगस्त 2000 को कहां प्रस्तुत किया गया? राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ। ये आप याद रख सकते हैं कि 25 जुलाई को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था, 6 दिन तक चर्चा हुई थी, 6वें दिन वहां से पारित हो गया था 31 जुलाई को। 3 अगस्त को राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ है, 6 दिनों के चर्चे के बाद 6वें दिन वहां से भी पारित हो जाएगा। तो 3 अगस्त को प्रस्तुत हुआ है, पास कब हो गया वहां से? 9 अगस्त को 6वें दिन यहां से भी पास हो जाता है। लेकिन राज्यसभा वाले इसमें थोड़ा सा कोचकाकारी किए। क्या किए कि राज्यसभा वाले बोले कि राज्यसभा सीटों से संबंधित हमको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो इनकी इस संशोधन को, राज्यसभा सीटों से संबंधित जो इन्होंने एक संशोधन कर दिया, उसको लोकसभा ने फाइनली 10 अगस्त 2000 को मान लिया उस संशोधन को, ठीक है। और उस संशोधन को मानने के बाद आपका ये बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया, लोकसभा से भी पारित हो गया, राज्यसभा के करेक्शन को लोकसभा ने एक्सेप्ट कर लिया और फिर से राज्यसभा से भी पारित हो गया आपका, ठीक। इसके बाद कोई भी बिल कहा जाता है तो वो हमारे राष्ट्रपति महामहिम के.आर. नारायणन उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो उनके सिग्नेचर के लिए बिल पहुंचा और बिल पे 25 अगस्त 2000 को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर दिया गया? सिग्नेचर कर दिया गया। और अब जो हमारा बिल है, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन जो बिल है वो विधेयक बन चुका है। अब वो क्या बन चुका है? अब वो विधेयक बन चुका है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ किस बिल के तहत? किस अधिनियम के तहत? सॉरी, किस अधिनियम के तहत? किस एक्ट के तहत? तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक सन 2000, ठीक है। एक्ट नंबर क्या है? अधिनियम संख्या क्या है? एक्ट नंबर 28 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य बना। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपका कि बताइए छत्तीसगढ़ राज्य जब बना तो संविधान में किसी प्रकार का संशोधन किया गया क्या? नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हो रहा था जो पहले से एग्जिस्टिंग स्टेट है इंडिया में, तो इसलिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अनुच्छेद 3
संविधान का अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 हमको एम्पावर करता है, ठीक है, संसद को एम्पावर करता है कि वो राज्यों का पुनर्गठन कर सकता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस अनुच्छेद के तहत हुआ, तो अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है। और 1 नवंबर 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य आपका 26वें राज्य के रूप में भारत संघ में शामिल हो गया, भारत संघ में बन गया, ठीक है। और अपने को पता है कि 1 नवंबर 1956 तक कहां था, 1 नवंबर 1956 तक वो एमपी के साथ था। तो एक बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश राज्य के साथ कितने साल तक मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा रहा, तो याद रखिएगा 44 इयर्स तक मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा था आपका छत्तीसगढ़ स्टेट। तो ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ। तो हमने देखा 1778 में कैसे कोटपाड़ की संधि से बस्तर संलग्न हुआ, 1905 में सरगुजा संभाग आया, कैसे अंग्रेजों ने अपना प्रभाव जमाया, ठीक है, ब्रिटिश क्षेत्र बना, उससे फिर धीरे धीरे कहानी कैसे आगे बढ़ी, कैसे मध्य प्रांत बना, मध्य प्रांत से मध्य प्रदेश में जाकर के मिल चुके हम, ठीक है। और 44 वर्षों तक मध्य प्रदेश का हिस्सा रहने के बाद 1 नवंबर सन 2000 को 16 जिलों के साथ छत्तीसगढ़ आपका स्वतंत्र राज्य बना, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर मेरी क्लास आप लोगों को समझ में आई तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।